Assalamu alaikum and welcome to the new lecture. And as you know, we are discussing investment analysis, and we have discussed basic understanding in detail in our earlier lectures, and then we have started investment appraisal techniques. So this is our 7th lecture, and let's have a look at today's outline. So today's we are discussing net present value, which we have started in our previous discussion, and we will discuss basic consideration which we have to consider during our appraisal technique through net present value. We will discuss discounted cash flows, cash money in, cash money out, incremental cash flows, inflation effects, tax effects on cash flows, opportunity cash flows, working capital changes impact, inflation, entire life of investment, and tax depreciation shield, tax effect. These are the basic considerations which are important in investment appraisal technique through net present value. But in start, we will recap our initial understanding. Now, in our previous lecture, we have discussed investment, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, कैपिटल और रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एवेल्यूएशन मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस हम कर चुके हैं अभी तक. तो अगर आपकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है तो उसके बाद हमें आगे चलना आसान होगा. और इन्वेस्टमेंट एवेल्यूएशन मेथड्स में हम लोगों ने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस किया था, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई एंड सिंपल रेट ऑफ रिटर्न भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसमें जो उसका फॉर्मूला था और जो उसके एलिमेंट्स थे वो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. उसका फॉर्मूला था एस्टिमेटेड टोटल और एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इनिशियल टोटल और एवरेज इन्वेस्टमेंट. अगर टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, तो टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट. और अगर ईयर बाय ईयर प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो उसमें हम एवरेज लेके प्रॉफिट्स का और डिवाइड करेंगे उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से, अगर इन्वेस्टमेंट ब्रेक करके की गई है. तो इस तरह हमारे पास एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा जो कि परसेंटेज टर्म्स में होगा, और वो शो करेगा कि कितना रिटर्न मिल रहा है हमें इस इन्वेस्टमेंट पे जो कि कंपनी या इन्वेस्टर करने जा रहा है. और उसमें एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर हमने किस तरह निकाला था. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ ₹1 एट आई परसेंटेज किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल रेज़ टू द पावर n. तो इसके थ्रू हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिटरमिन करके कर सकते हैं. इसके बाद हमने पे बैक मेथड डिस्कस किया था कि पे बैक मेथड में हम उसके इस चीज़ को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो कितने पीरियड में हमें रिकवर हो जाएगी. तो पे बैक पीरियड में हम ये बताते हैं कि पे बैक पीरियड कितना होगा इन्वेस्टमेंट का, और उसमें फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, राउंड फिगर भी हो सकती है कि 2 साल, 3 साल या फिर 2.3 ईयर्स, अगर बीच में साल के दौरान में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही हो. तो ये पे बैक पीरियड था. इसके बाद फिर ये दोनों जो मेथड थे हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर किया जाता है इन दोनों मेथड में, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में और पे बैक पीरियड में, और इसमें कैश फ्लोज को भी इग्नोर किया जाता है. तो उसके लिए फिर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाई वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन के अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड
टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर देते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने डिस्कस किया था कि आज जो $1 की कीमत है वो 1 साल पहले कुछ और थी। यानी अगर 80 रुपए का $1 मिल रहा था 1 साल पहले, तो आज वो 100 रुपए का मिल रहा है या 99 रुपीज का मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ओवर द पीरियड एक मनी की अमाउंट चेंज हो रही है, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टर या किसी कॉरपोरेशन ने अगर इन्वेस्ट करने जा रही है और उसे रिटर्न्स अपने मुख्तलिफ सालों में और ओवर द 10 ईयर्स, ओवर द 20 ईयर्स उसको रिटर्न्स मिलेंगे, तो उसमें उसको अपनी कैश फ्लोज को ये देखना होगा कि उसकी आज के दिन में अगर अप्रेजल करता है तो उसके लिए वो फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा और फिर देख सकता है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। उसमें हमने कुछ फॉर्मूले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी के फ्यूचर वैल्यू भी निकालने का तरीका लिखा हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू भी निकालने का तरीका लिखा हुआ है। इसके बाद हमने एनवीटी को टच किया था कि एनवीटी क्या होती है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स इन फ्यूचर पीरियड्स। उसके हमने 1-2 एग्जांपल्स की थी, उसको अगले टॉपिक्स में जाके हम और डिस्कस करेंगे। उसके फार्मूलाज को दोबारा रिपीट आगे लेक्चर्स में भी किया जाएगा। इसके बाद हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का इंट्रोडक्शन देखी थी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, जब हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिस्काउंट रेट को भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू की हमने इलस्ट्रेटिव देख लिया था कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बनता है उसमें क्या फॉर्मेट होने चाहिए वर्किंग का और किस तरह कैलकुलेट होती है। तो आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही स्टार्ट करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिक कंसिडरेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके कुछ हम कैलकुलेशंस भी चेक करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि 3 स्टेप एनपीवी मेथड हमने एग्जाम्पल में इलस्ट्रेटिव में भी दिखाया था। वो किस तरह था कि नंबर 1, ड्रॉ और स्केच ऑफ रेलेवेंट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। नंबर 2 भी हमने डिस्कस किया था कन्वर्ट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इनटू प्रेजेंट वैल्यू फिगर्स यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर यूजिंग गिवन रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न कॉरपोरेशन का है या किसी इन्वेस्टर ने हमने डिफाइन किया हुआ है, उस रेट पे हम उसको डिस्काउंट करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज को, इनफ्लोज को भी और आउटफ्लोज को भी, और डिस्काउंट करके हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और तीसरे भी हमने ये पॉइंट में देखा था कि सम द प्रेजेंट वैल्यू फिगर्स टू डिटरमिन नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। अभी एनपीवी क्या हो सकती है, पॉजिटिव और जीरो। एनपीवी सिग्नल्स रिफ्लेक्ट्स एक्सेप्टेंस एंड नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू इट सिग्नल्स रिजेक्शन। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको इन्वेस्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो उसके लिए फिजिबल नहीं है। और अगर पॉजिटिव आ रही है या जीरो आ रही है तो उसके लिए उसको फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है। जीरो क्यों एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें वो ब्रेक इवन पे है, उसको अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा उसमें उसको रिकवरी हो रही है, तो वो फिगर पॉजिटिव है और इसलिए पॉजिटिव और जीरो को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और नेगेटिव को वो रिजेक्ट करेगा। नाउ वी विल स्टार्ट बेसिक कंसिडरेशन टू बी कंसिडर्ड इन एनपीवी मेथड। उसमें कुछ कंसिडरेशंस हैं, उसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, जैसा कि हमने इलस्ट्रेटिव में भी देखा था कि फ्यूचर कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करके टाइम जीरो पे लेके आते हैं। तो बेसिक कंसिडरेशन में हमारा पहला पॉइंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो इसमें क्या फोकस, इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने क्या फोकस किया हुआ है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, यानी फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज आपको
मिल रहे हैं उसको आप डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे और फिर उसका कंपैरिजन होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये स्ट्रेट नहीं है लेकिन ये हमने टाइम लाइन निकाली है, ये आपका टाइम 0, ये टाइम 1, ये टाइम 2, टाइम 3 और टाइम 4। अगर वो यहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे उसे जाके 400 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे जाके उसको 500 रुपये ईयर 4 में मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा और कि इन 400 रुपीज़ को डिस्काउंट करके ईयर 0 पे लेके आएगा और 500 रुपीज़ को डिस्काउंट करके ईयर 0 पे लेके आएगा यूजिंग डिस्काउंटेड रेट। जो भी उसका रेट ऑफ रिटर्न उसने डिटरमिन किया हुआ है इन्वेस्टर ने या हम लोगों ने डिटरमिन किया है, उस डिस्काउंटेड रेट पे उसको वो डिस्काउंट करेगा कैश फ्लोज को 400 रुपीज़ को और डिस्काउंट करके ईयर 0 पे लेके आएगा और 500 को भी डिस्काउंट करके ईयर 0 पे लेके आएगा। तो फिर उसका हम कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैश फ्लो इज, अभी सेकंड पॉइंट है हमारा, कैश फ्लो इज कैश मनी इन एंड कैश मनी आउट। कि इनफ्लोज को में से हम माइनस करते हैं आउटफ्लोज, उसके बाद देखते हैं कि एनपीवी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। तो ये दो कंसिडरेशन थी एनपीवी मेथड में। इससे आगे तीसरी कंसिडरेशन है, कंसीडर ओनली इफ इट इज एन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो एंड कंसीडर ऑल इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी आपसे डिस्कस किया था कि वी विल ओनली कंसीडर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, नॉट ऑल कैश फ्लोज विच आर जनरेटिंग बिफोर इन्वेस्टमेंट और विच आर संक कॉस्ट। तो ऐसी तमाम कॉस्ट हम और इनफ्लोज को कंसीडर करेंगे जो कि इंक्रीमेंटल हैं। उसमें कुछ यहाँ पे मेंशन है कि हम किस चीज़ को नहीं कंसीडर करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं कंसीडर करेंगे और एवरेजेस को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सिंपल कैश फ्लो है, यानी जे ऐसी अमाउंट जिसमें रियल कैश फ्लो हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे। और जिसमें अगर एवरेज लिया जा रहा है या एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू कोई और एक्सपेंस आ रहा है या इनकम आ रही है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओनली कैश फ्लोज विल बी कंसीडर्ड। और नंबर बी में लिखा हुआ है, कंसीडर ओनली कैश फ्लोज दैट अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट इनमें इन्वेस्ट करने से जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं उसको कंसीडर करेंगे। अगर उसकी फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसकी फिजिबिलिटी हुई है 2 साल पहले और आज के दिन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं 1 लाख रुपए की, तो जो फिजिबिलिटी कॉस्ट थी जो आपने 2 साल पहले इंकर करती थी, that is not relevant for investment appraisal, क्योंकि वो कॉस्ट इंकर हो चुकी है। अगर प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं और या नहीं करते, वो कॉस्ट इंकर हो चुकी है, उस कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अभी से जो कॉस्ट इंकर होना शुरू होंगी वो कॉस्ट आप कंसीडर करेंगे, और जो अगर पहले कॉस्ट इंकर हो चुकी है either that is related to the project or not, वो कंसीडर नहीं करेंगे। और इस एग्जांपल में जो मैंने आपको दिया उसमें जो फिजिबिलिटी कॉस्ट थी जो 2 साल पहले इंकर करती थी, दैट वाज अ संक कॉस्ट। सी पॉइंट में भी हमने कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन कैश फ्लोज फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स। अगर एक प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपकी कंपनी ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जो कि प्रोजेक्ट ए के नाम से चल रहा है, तो ऐसे कैश फ्लोज कंसीडर करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट एक्स की अप्रेजल के लिए, जो कि ऐसे कैश फ्लोज हम कंसीडर करेंगे प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो कि प्रोजेक्ट ए के थ्रू अराइज हो रहे हैं लेकिन वो अफेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स को। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए से कुछ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, मटेरियल ए, और वो मटेरियल ए यूज हो रहे हैं प्रोजेक्ट एक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या प्रोजेक्ट एक्स में वो
यूज हो रहे हैं, तो ऐसे इन कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे जो कि अदर प्रोजेक्ट से जनरेट हो रही है, लेकिन वो यूज हो रही है इन प्रोजेक्ट एक्स, यानी वो रेलेवेंट है हमारे प्रोजेक्ट एक्स के लिए। फिर हम एक्सक्लूड फिक्स्ड और संक कॉस्ट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको, फिजिबिलिटी कॉस्ट की 2 साल पहले इंकर हो चुकी है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले इंकर हो चुकी है, तो डेट इज अ संक कॉस्ट, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और इसी तरह फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे कि मैं पिछली डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है किसी कंपनी ने और वो इन्वेस्ट कर रही है एक प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट वो उसी बिल्डिंग में चलेगा, लेकिन रेंट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन रेंट पे करती रहेगी कंपनी, तो डेट वाज अ फिक्स कॉस्ट और वो इंकर होती रहेगी या इधर प्रोजेक्ट चले या ना चले, तो ऐसी फिक्स कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सक्लूड एलोकेटेड ओवरहेड अनलेस इट विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसका क्या मतलब कि ओवरहेड्स को ऐसे ओवरहेड्स को जो एलोकेट हो रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, जो कि हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी कैश फ्लोस में अनलेस वो ओवरहेड्स चेंज हुए प्रोजेक्ट लगाने से और वो प्रोजेक्ट की वजह से चेंज हुए या उसमें कोई इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज हुआ है डेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अगर इंक्रीज हुआ है डेट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो ऐसी कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा ओवरहेड्स में, तो उस ओवरहेड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी कैश फ्लोज में। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट से रिलेटेड या फिर रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड कुछ थी, इसको हम दोबारा भी आगे चल के देख लेंगे एक टेबल के फॉर्म में। इसके बाद इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना जरूरी है अपनी कैश फ्लोज की वर्किंग में। ट्रीट इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली, डिस्काउंट रियल कैश फ्लो बाय रियल डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट नॉमिनल कैश फ्लोज बाय नॉमिनल डिस्काउंट रेट्स। और इसमें नोट किया है, revenues and costs will not necessarily react uniformly to inflation. So inflation is an important part in cash flows, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए इन्फ्लेशन का काफ़ी ख्याल रखना होगा। इन्फ्लेशन को हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं कि नॉमिनल कैश फ्लोज, रियल कैश फ्लोज क्या होते हैं, और रियल को नॉमिनल में और नॉमिनल को रियल में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है और किस वक्त करने होते हैं ये कन्वर्जन। इसके बाद ऑल कैश फ्लो शुड बी ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस, क्योंकि टैक्स इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, और हर ट्रांजैक्शन पे अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, अगर सेल्स पे कोई टैक्स लग रहा है तो वो रेलेवेंट है, उसको इंक्लूड किया जाएगा। कॉस्ट पे कोई टैक्स पे कर रही है कंपनी या डिडक्ट हो रहा है या टैक्स सेविंग आ रही है एक्सपेंसेस की वजह से, तो वो भी इंक्लूड की जाएगी इन आवर कैश फ्लो वर्किंग। यूज एक्चुअल टैक्स चेंजेस व्हेन पेड, यानी टैक्स एक्रूअल की बात नहीं कर रहे हम, जब एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस पे होगा उसको उस वक्त लिया जाएगा। यानी अगर कोई रेवेन्यू जनरेट हो गया ईयर 1 पे और उसका टैक्स पे हो रहा है ईयर 2 के एंड पे, तो टैक्स की जो अमाउंट है वो हम इंक्लूड करेंगे अपनी कैश फ्लो वर्किंग में ईयर 2 के एंड पे, उसको ईयर 1 के साथ शो नहीं करेंगे। डोंट फॉरगेट टू अलाउ फॉर द टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, यूज फ्यूचर मार्जिनल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में कुछ फ्यूचर कैश फ्लोज भी होते हैं, और अगर फ्यूचर टैक्स रेट आपको पता है या उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फ्यूचर टैक्स रेट्स यूज होंगे, क्योंकि वही रेलेवेंट है उन फ्यूचर कैश फ्लो से रिलेटेड। टैक्स की हम डिटेल में आगे चल के वर्किंग देख लेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज बेसिक कंसिडरेशन कवर कर रहे हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिटेल में 1 बाय 1 एग्जांपल्स के साथ देख लेंगे आगे। फिर नंबर 6 पे जो बेसिक कंसिडरेशन है, इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट even if there is no explicit cash flow realized. Account for assets sold and not sold as a result of adoption of a project. तो
नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैश फ्लो बनाते वक्त ईयर बाय ईयर आप कैश फ्लोस बना रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कोई एसेट इस प्रोजेक्ट के लगने की वजह से सेल हो रहा है या एक्वायर हो रहा है तो उसको अपने कैश फ्लोस में इंक्लूड करना होगा वर्किंग में। 7 बेसिक कंसिडरेशन है अकाउंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड ओनली चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल recognize that working capital will in general be recouped at the end of the project। वर्किंग कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बात क्यों की गई है कि ये आखिर में रिकवर हो जाएगा, इसको भी आगे हम चल के देख लेते हैं। इग्नोर फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग द टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को अपने कैश नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में इग्नोर करना होगा। वो क्यों करना होगा हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एनपीवी मेथड। इंक्लूड एसेट्स एंटायर लाइफ, यानी अगर एक एसेट की लाइफ है 10 साल, एक प्रोजेक्ट जो कंपनी लगाने जा रही है उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो आपके जो वर्किंग होगी एनपीवी की कैश फ्लोज की वो 10 साल यानी कंप्लीट एसेट लाइफ को कवर करनी चाहिए। अगर एसेट रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं 5 साल तक लेकिन एसेट जाके सेल हो रहा है 10वें साल तो आपने 10 ईयर्स को कंप्लीट करना होगा ताकि एक कंप्लीट एनालिसिस हो सके। अगर 1 साल भी मिस कर देते हैं तो वो एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो सकेगा। और इसमें आखिरी जो कंसिडरेशन है इंक्लूड द डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड बट नॉट डेप्रिसिएशन इटसेल्फ। जैसे कि हमने पिछली डिस्कशन में डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आइटम। डेप्रिसिएशन जो होती है वो नॉन कैश आइटम है और इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना होता, लेकिन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड टैक्स बेनिफिट जो कंपनी अर्न कर रही है दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उसको हम अपनी एनपीवी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे लेकिन डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये बेसिक कंसिडरेशन थी जो कि हमने यहाँ पे 1 बाय 1 एक गो थ्रू की है और इसका पर्पस ये था कि एक फ्लो में आप सारी कंसिडरेशंस देख लें, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट थी और कुछ जो टेक्निकल है उसको हम 1 बाय 1 डिटेल में दोबारा गो थ्रू करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाए। ये जो स्लाइड आप अपने सामने देख रहे हैं इसमें 2 हेडिंग्स बनी हुई है, 2 कॉलम्स में डिवाइड हुए हैं। एक में लिखा हुआ है डूज शुड इंक्लूड एंड इंक्लूजन, यानी रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं ये। इन आइटम्स को एनपीवी कैलकुलेशन में बनाते वक्त कैश फ्लो के बनाते वक्त आपको इंक्लूड करना होगा। और दूसरे कॉलम में है डोंट्स शुड नॉट इंक्लूड एक्सक्लूजन्स। इस कॉलम में जो चीजें मेंशन है उसको अपनी कैश फ्लो की वर्किंग से एक्सक्लूड करना होगा। पहले भी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं। जो चीज हमने इंक्लूड करनी है एनपीवी की कैलकुलेशन में उसमें है टैक्स इम्पैक्ट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आफ्टर कैश फ्लोज का जो टैक्स इम्पैक्ट है उसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि डेट इज अ कैश फ्लो और उसको रेलेवेंट पीरियड में इंक्लूड करेंगे जबकि टैक्स पेमेंट हो रही है। नंबर 2 टैक्स गेन, टैक्स लॉस, टैक्स डेप्रिसिएशन। इन चीजों को हम अपनी कैश फ्लो की वर्किंग एनपीवी और या फिर कैश फ्लो की वर्किंग में इंक्लूड करेंगे। अगर कोई टैक्स बेनिफिट हमें मिल रहा है, जैसे कि हमने बेसिक कंसिडरेशन के लास्ट पॉइंट जो नंबर 10 था उसमें देखा कि टैक्स डेप्रिसिएशन जो शील्ड मिल रही है डेप्रिसिएशन पे उसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो टैक्स सेविंग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको इंक्लूड करेंगे लेकिन डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज है कि टैक्स गेन अगर हो रहा है या टैक्स लॉस हो रहा है या टैक्स आप ज्यादा पे कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लगाने से या इस प्रोजेक्ट को लगाने से कोई टैक्स सेविंग आपको मिल रही है तो उसको आप इंक्लूड कर लेंगे। और टैक्स डेप्रिसिएशन से मतलब ये है कि टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स शील्ड आपको मिल रही है, टैक्स सेविंग हो रही है, तो
टैक्स सेविंग को हम इंक्लूड करेंगे अपनी कैश फ्लो में। और तीसरी चीज़ है रेलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर वो कॉस्ट जो कि इस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट है और वो कॉस्ट जो कि इंकर हुई है ड्यू टू द प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, और वो तमाम कॉस्ट या बेनिफिट जो अराइज हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लगाने की वजह से। यानी कि अगर पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हो रही थी 100 रुपये, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लगाने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी इंकर हो रही है 80 रुपीज़, तो 20 रुपये का जो बेनिफिट है वो डेट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम ऐसे तमाम सेविंग्स को अपनी कैश फ्लोज में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन इफेक्ट्स है और वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इनको हम आगे चल के भी देखेंगे कि किस वजह से ये कैश फ्लो का और नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में पार्ट बनते हैं। जिन चीज़ों को हमने एक्सक्लूड करने हैं उसमें है नॉन कैश आइटम्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, अमोर्टाइजेशन। नॉन कैश आइटम्स सारे एक्सक्लूड होंगे क्योंकि कैश फ्लो वर्किंग है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैश फ्लोज बनाते हैं, तो कैश फ्लोज जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं उनको नहीं लेंगे हम। इररेलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट को नहीं लेंगे। इसके बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने रिपीट कर लिया अपने तमाम के तमाम बेसिक कंसिडरेशंस को, और आपके ज़हन में एक चीज़ बैठ गई होगी कि किन चीज़ों को हमने इंक्लूड करना है और किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है तो फिर हम आराम से किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट टेक्निकल नेचर के आइटम्स हैं उनको भी हम आगे देख लेते हैं कि क्यों हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में उनको इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात की थी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस को पहले हम एक्सक्लूड करेंगे और फिर इंक्लूड करेंगे अपनी कैश फ्लो की वर्किंग में, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं वो किस तरह होती है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रॉफिट फिगर्स इनटू कैश फ्लोज। अगर आपको कैश फ्लो कभी बनाने का आइडिया हुआ हो या किसी कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने देखी हो, तो उसकी कैश फ्लो में अगर आप जाएं तो उसमें लिखा होता है, उसमें पहले हम ऑपरेशंस में से वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ऊपर ले लेते हैं और उसके थ्रू प्रॉफिट या कैश फ्लो हम बना रहे होते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं वो यूज हो रही होती हैं प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए। उसमें इनफ्लोज भी हो रहा होता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, और आउटफ्लो भी हो रहा होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस जब प्रॉफिट जनरेट होते हैं तो इट मीन्स के वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपकी रिकवर होगी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये किस तरह होगा, ये आपके सामने टेबल बना हुआ है। ईयर सबसे पहले मेंशन है कि ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। उसके बाद सेल्स आप देख रहे हैं कि ईयर 1 में है, ईयर 2 में, ईयर 3 में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और प्रॉफिट उसके बाद निकल रहा है। और उसके बाद फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को शो कर रहे हैं कि ईयर 0 में आपने 20 रुपीज़ का इंकर किया वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री खरीदी 20 रुपए की, जो कि आपने ईयर 0 पे एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट परचेज की, तो ये आउटफ्लो हो गया वर्किंग कैपिटल का। ये हमने अपनी एनपीवी कैलकुलेशन में यहाँ पे इंक्लूड किया है और उसको माइनस शो कर रहे हैं, यानी ये आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, इसको नेगेटिव हम शो कर रहे हैं। तो 20 रुपए की हमने अपनी इन्वेंट्री खरीदी, तो इसको हमने ईयर 0 में रिप्रेजेंट किया वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नाम से। फिर ईयर 1 में 2 रुपए की और इन्वेंट्री खरीदी, तो वो भी आउटफ्लो हुआ, इसको शो किया। ईयर 6 में 6 रुपए की और इन्वेंट्री खरीदी, तो वो भी आउटफ्लो हुआ और उसको भी ईयर 2 में रिप्रेजेंट कर दिया। तो टोटल ईयर 2 तक 28 रुपीज की हमने आउटफ्लो किया और इसको अपनी कैश फ्लो वर्किंग में रिप्रेजेंट कर दिया ईयर बाय ईयर कि किस तरह वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो रही है और क्या आउटफ्लोज हुए हैं। और ईयर 3 में जब जाके प्रोजेक्ट क्लोज हो रहे हैं और
टर्मिनेट हो रहा है तो उसमें टोटल वर्किंग चेंजेस थी वो रिकवर हो जाएंगी। वो किस तरह होंगी? वो इस तरह होंगी कि जो भी आपने इन्वेंट्री खरीदी इन ईयर 0 में, ईयर 1 में, ईयर 2 में, वो आपकी सेल हो गई और उसकी वजह से आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो सेल की सूरत में वो आपके पास वापस आ गई। तो वापस आ गई तो इसको आपने दोबारा ऐड करना होगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट एंड हो रहा है ईयर 3 के एंड पे, तो जो टोटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस की फॉर्म में आउटफ्लो हुआ है 28 रुपीज का, उसको आप ऐड कर लेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 3। तो जैसे कि आप ईयर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की रो में ईयर 3 के एंड में देख रहे हैं कि 28 हम ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह आपको ऐड करना होगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट अनलेस टोल्ड अदरवाइज। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आ जाता है? इसमें तमाम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मूवमेंट आती है। फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल की मूवमेंट आती है। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका जो अगर ये स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज हुआ है तो उस इंक्रीज को हम अपनी कैश फ्लो में लेंगे, अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको अपनी एनपीवी की कैलकुलेशन में कैश फ्लो की वर्किंग में लेंगे, डिक्रीज इम्पैक्ट को और इंक्रीज इम्पैक्ट को। इसी तरह पेबल्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है उसको लेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग कैपिटल जितना हमने कैश फ्लो की वर्किंग में शो किया है वो सारा हमें ये मेंशन करना होगा ये रिकवर हो गया है, क्योंकि बिजनेस साइकिल में वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज रिकवर्ड अनलेस टोल्ड अदरवाइज। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिकवर नहीं हो रहा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। रिकवर क्यों नहीं हो रहा? फॉर एग्जाम्पल बैड डेट हो गया, वो रिकवर नहीं हो रहा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज ये हमें अज्यूम करना होगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ सारा वर्किंग कैपिटल रिकवर हो गया। तो दिस इज द वर्किंग कैपिटल चेंजेस के किस तरह हमने इंक्लूड करने हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अपनी कैलकुलेशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि एनपीवी, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द डिसीजन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मैक्सिमाइज एनपीवी, प्लान टू टेक ऑल प्रोजेक्ट्स with a positive net present value and reject all projects with a negative net present value। तो यहाँ पे एक रिपीट की हमने चीज कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या, एक इन्वेस्टर का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज हिज नेट प्रेजेंट वैल्यू। जितना ज्यादा वो पॉजिटिव फिगर आएगी उतना ज्यादा इन्वेस्टर के लिए वो बेस्ट चीज है। तो पॉजिटिव कैश फ्लोज को हमने, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करने जिनकी पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ऐसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देने जिनकी नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू हो। तो आगे जाके जो एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल एंड कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग विच इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एनालिसिस। For now, we are going to assume that appropriate discount rate is known. The problem we want to tackle is to forecast the relevant cash flows. इसमें दो चीजें हमने बताई हैं कि हम ये assume कर रहे हैं कि appropriate discount rate, जिसकी बेसिस पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जा रहा है एनपीवी की कैलकुलेशन में, वो नोन है और हमें पता है, और उस इनमें डिस्काउंट रेट को हम यूज करेंगे अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पे अच्छे चीज को हम आगे जाके कंसीडर करेंगे और समझेंगे वो है रेलेवेंट अभी कैश फ्लोज, कि रेलेवेंट कैश फ्लोज को किस तरह इंक्लूड कर रहे हैं, किस तरह एक्सक्लूड करना है। उसमें हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को देख लिया, अभी आगे देखते हैं कि किस तरह और कैश फ्लोज को हमने कंसीडर करना है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स, कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अदर इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या हो सकती है? इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ओवरहेड्स
में कोई चेंज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। और इस तरह इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा ड्यू टू द प्रोजेक्ट तो वो डेट इज इररेलेवेंट। अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो डेट इज प्रोजेक्ट लगाने की वजह से, तो डेट इज रेलेवेंट फॉर एनपीवी कैलकुलेशन। नोटिस द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल वुड बी अ कैश इनफ्लो एट दैट टाइम। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल changes is a cash outflow and decrease in working capital changes is a cash inflow. Do not use allocated overhead or allocated working capital. तो allocation को हमने allocated cost को हमने exclude कर देना है, उसको अपनी NPV कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना unless until उसमें कोई चेंजेस आ रही हैं, एलोकेशन ओवरहेड्स की एलोकेशन में कोई चेंजेस आ रही हैं ड्यू टू द प्रोजेक्ट। अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको लेंगे। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको हम नहीं लेंगे अपनी एनपीवी कैलकुलेशन में। और ऐसे कैश फ्लोस ले रहे हैं जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है इन्वेस्टर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्टर की प्रोजेक्ट लगाने की वजह से उसकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो वो इट मीन्स दैट इज अ कैश इनफ्लो। अगर उसकी वेल्थ डिक्रीज हो रही है तो इट मीन्स उस प्रोजेक्ट लगाने की वजह से कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो ऐसी कैश फ्लोज को इंक्लूड करेंगे जो कि अफेक्ट कर रही है इन्वेस्टर को और वो इंकर हुई है ड्यू टू द प्रोजेक्ट। What is and is not a cash flow? Expenses are cash flow regardless of whether the accountant capitalizes or depreciates them or expenses them. तो यहाँ पे एक चीज दोबारा हम रिपीट करते जाएं कि कैश फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। उसमें कोई ऐसा आइटम या एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग की वजह से जो एक्सपेंसेस रेज होते हैं वो नहीं आएंगे, सिर्फ उन एक्सपेंसेस को लिया जाएगा जो कि एक्चुअली कैश आउटफ्लो का सबब बन रहे हैं, और ऐसे इनकम को लिया जाएगा जो कि कैश इनफ्लोस हो रही हैं और जिस टाइम पे हो रही हैं उस टाइम पे उन कैश फ्लोज को कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट जो कंपनी का है वो रिकॉर्ड करता रहता है मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, लेकिन डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन इज नॉट रेलेवेंट इन एनपीवी कैलकुलेशन as these are not cash flows. This is a capital expenditure or cash outflows regardless of fact that accountant depreciate them over a period of time. अभी अकाउंटिंग में ये होता है कि एक कैपिटल एसेट खरीदा तो उसको अमॉर्टाइज या डेप्रिशिएट किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन डेट अमॉर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो incurred when the project is installed. जब प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था तो उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कैश आउटफ्लो था जब कैश पे कर दिया था, और बाद में अगर वो डेप्रिशिएट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट और आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। नहीं, आउटफ्लो कब हुआ था? जब प्रोजेक्ट लगा था और इन्वेस्ट किया गया था, पेमेंट की गई थी, और वो नॉर्मली एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है या ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अगर उसमें कोई एनहेंसमेंट हुई है। Only incremental cash flows are relevant, not historical cash flows, not averages, not sunk cost. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये चीज़ें हमने पहले तो डिस्कस कर ली थी कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को कंसीडर किया जाएगा। उसमें एग्जांपल है, कंसीडर अ फर्म हैविंग मेड एन इन्वेस्टमेंट 1 year इन द पास्ट। 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट एक कंपनी ने कर दी थी। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $10,000 with the expectation of $14,000 to be generated within 2 years. क्या मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना कैश आउटफ्लो है? $10,000 का, और उसमें इस प्रोजेक्ट लगाने की वजह से कितना इनफ्लो होगा? $14,000 2 सालों में। At a discount rate of 10%,
शुड द फर्म हैव मेड द इन्वेस्टमेंट, अगर उसका डिस्काउंट रेट है 10% इस प्रोजेक्ट का, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट को देखते हुए उसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। तो आगे हम चल के देखते हैं कि इसमें क्या रेलेवेंट थी क्या अनरेलेवेंट थी। इसमें आपको टाइमलाइन एक नजर आ रही होगी कि टाइमलाइन बनाई गई है जो कि -1 और 0 और 1 पे बनाई गई है टाइमलाइन। -1 का मतलब है कि हम इस वक्त जो मौजूद हैं ईयर 0 पे मौजूद हैं। 0 इज द आवर करंट पोजीशन, यानी हम ईयर 0 पे मौजूद हैं। और एक साल पहले जो कि -1 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, -1 से उसको शो कर रहे हैं कि एक साल पहले हमने 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी थी और ईयर 0 पे आगे हम एवेलुएट कर रहे हैं, और एक साल के बाद $14,000 जनरेट हो रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम जो करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। ऑफ कोर्स इट शुड हैव द एनपीवी 1564। इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस जो कि डिस्काउंट रेट हमने मेंशन किया था 10% का, उसमें डिस्काउंट करके इसकी क्या एनपीवी निकल रही है 1564। जो इसमें हमारा क्वेश्चन है डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, शुड द फर्म हैव मेड द इन्वेस्टमेंट। अगर 10% इन्वेस्टमेंट रेट होता तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें जो आंसर नहीं कर रहा है वो है पॉजिटिव एनपीवी, और तो पॉजिटिव एनपीवी शोज के ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ये द टेक्निकल एग्जांपल आपको बताइए ताकि आप इसमें एक अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकें। क्वेश्चन हमारा ये था कि इस इन्वेस्टमेंट को जो कर चुकी है कंपनी वो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, यानी इसमें रेलेवेंट हमारे लिए क्या कॉस्ट है और इररेलेवेंट कॉस्ट को क्या है वो देखनी होगी। तो इसमें जितनी भी कैश आइटम्स बताए गए हैं दैट ऑल आर रेलेवेंट। तो ईयर -1 से हमें देखना होगा। ईयर -1 से $10,000 की इन्वेस्टमेंट की और 2 सालों के अंदर जो $14,000 जनरेट हो रहे हैं उसको 14,000 का हमने डिस्काउंट करके 10% पे हम ईयर -1 पे लेके आए और उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 के साथ कंसीडर किया, तो हमारा आंसर आया $1,564। तो 14,000 को जो हमने 10% में डिस्काउंट किया तो क्या रिजल्ट आया है, जो आप अगर अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें तो वो आएगा 11,564। तो इसका ईयर -1 पे उसकी एनपीवी थी $1,564। तो इस वजह से कंपनी ने वो इन्वेस्टमेंट जो कर चुकी है वो बेहतर थी। इसमें संक कॉस्ट को प्रेजेंट नहीं कर रहे। इसमें हमारा क्वेश्चन था कि जो इन्वेस्टमेंट कर चुकी है कंपनी वो बेहतर थी या नहीं थी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट को हमने इंक्लूड करना होगा। आगे चल के कुछ और हम आइटम्स को कंसीडर करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट की डिसीजन, ये भी रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड है कि जब आप रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं जिसमें मटेरियल की ज़रूरत है तो मटेरियल की कंसीडरेशन किस तरह करेंगे कि कितना मटेरियल आउटफ्लो आप अपनी वर्किंग में लेंगे और कितना मटेरियल नहीं लेंगे आउटफ्लो में। उसके लिए एक ये ट्री बनाए, एक ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि मटेरियल रेलेवेंट है हमारे कॉस्ट आउटफ्लो में या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि इज द मटेरियल इज इन स्टॉक और नॉट, कि कंपनी के पास ऑलरेडी स्टॉक में वो मटेरियल है या नहीं है जो कि प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। इफ यस
तो उससे आगे आप क्या देखेंगे, इज द मटेरियल इन कांस्टेंट यूज। अगर एक कंपनी उसके एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी और उसमें वो मटेरियल वाई लगातार यूज करती है उस प्रोजेक्ट में, और अभी वो नया प्रोजेक्ट लगाने जा रही है प्रोजेक्ट जेड, और उसमें भी मटेरियल वाई की ज़रूरत होगी, तो आपको ये देखना होगा कि उसकी मटेरियल जो प्रोजेक्ट जेड है उसकी एवेल्यूएशन करते वक्त ये देखना होगा कि मटेरियल वाई कितना चाहिए और कितना उसको आउटफ्लो में इंक्लूड करना है एनपीवी कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आपने देखा मटेरियल वाई ऑलरेडी है स्टॉक में या नहीं है, तो अगर है तो वो कांस्टेंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन, उसका अगर आंसर है यस, अगर वो कांस्टेंट यूज हो रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलेवेंट, यानी आपको मटेरियल वाई और खरीदना होगा प्रोजेक्ट जेड के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मटेरियल वाई लगातार यूज हो रहा है और वो प्रोजेक्ट जेड के लिए इररेलेवेंट है। तो प्रोजेक्ट जेड के लिए मटेरियल वाई आपको दोबारा खरीदना होगा, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलेवेंट। और अगर स्टॉक आपके पास, स्टॉक में जो मटेरियल आपको चाहिए वो स्टॉक में मौजूद ही नहीं है, तो परचेज प्राइस इज रेलेवेंट, यानी आपको खरीदना होगा, तो जो परचेज प्राइस मार्केट में चल रही है उस प्राइस को आप अपने कैश आउटफ्लोज में इंक्लूड कर लेंगे। अगर दूसरे क्वेश्चन का जो हमने रेज किया था, इज द मटेरियल इन कांस्टेंट यूज, अगर मटेरियल कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा तो अगला क्वेश्चन होगा, इज द मटेरियल स्कार्स, यानी मटेरियल इज सफिशिएंट और नॉट फॉर द कंपनी, क्योंकि दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक ऑलरेडी चल रहा था प्रोजेक्ट और एक नया प्रोजेक्ट लगने जा रहा है प्रोजेक्ट जेड, तो वो जो मटेरियल ऑलरेडी यूज कंपनी के स्टॉक में है और वो कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा, तो वो डेट इज सफिशिएंट फॉर द प्रोजेक्ट जेड और नॉट। इफ डेट इज सफिशिएंट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलेवेंट, और अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो नील वैल्यू पॉसिबल, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, अगर वो यानी सफिशिएंट आपके नहीं है मटेरियल, तो नील वैल्यू विद डिस्पोजल विद पॉसिबल डिस्पोजल कॉस्ट। तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है मटेरियल का डिसीजन लेते वक्त, या मटेरियल आपको और खरीदने हैं, या जो आप खरीद चुके हैं या आपको और खरीदना होगा, या आपके पास जो स्टॉक में है वो रेलेवेंट है या नहीं है। जिसको हम रिपीट कर लेते हैं, सबसे पहले आपको देखना होगा इज द मटेरियल इन स्टॉक, अगर है तो उसके बाद आप देखेंगे कांस्टेंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कांस्टेंट यूज हो रहा है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर योर एनपीवी कैलकुलेशन। अगर वो कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा तो उसमें यह देखना होगा कि जो स्टॉक में मौजूद है मटेरियल दैट इज सफिशिएंट और नॉट। अगर वो सफिशिएंट है तो उसमें आपको और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखना होगा कि उसकी वजह से आपको कितना फायदा हो रहा है, और अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो उसकी डिस्पोजल कॉस्ट को आप कंसीडर करेंगे अपनी एनपीवी कैलकुलेशन में। तो आगे चल के हम कुछ और रेलेवेंट कॉस्ट को देखते हैं और क्या क्या रेलेवेंट कॉस्ट आपको एनपीवी कैलकुलेशंस में कंसीडर करनी होंगी। उसमें आगे जो आ रही है वो है सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट डिसीजन, यानी अगर आप कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसमें आपको मटेरियल की ज़रूरत है, तो रेलेवेंट कॉस्ट में मटेरियल आ जाएगा। तो मटेरियल का डिसीजन लेते वक्त आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होगी, क्योंकि नॉर्मली एक कंपनी जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रही होती है तो उसके पास ऑलरेडी स्टॉक में मटेरियल मौजूद होते हैं। तो जब एक मटेरियल मौजूद हो सकता है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें कंसीडर करनी होंगी।
कि मटेरियल कॉस्ट को आपने कैश आउटफ्लो में एनपीवी की कैलकुलेशन में लेना या नहीं लेना। उसके लिए आपको क्या देखना होगा, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको रेज करने होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि मटेरियल स्टॉक में मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बहुत ही क्लियर चीज़ हो जाती है कि मटेरियल स्टॉक में मौजूद नहीं है, तो आपको परचेज करना होगा मटेरियल, और परचेज प्राइस एनपीवी कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट है। और अगर मटेरियल, जो कि आपको डायग्राम में भी देख लें कि अगर मटेरियल स्टॉक में मौजूद है तो फिर आपको क्या देखना होगा, फिर आपको ये कंसीडर करना होगा कि उस मटेरियल का कांस्टेंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी ये हो सकता है कि वो मटेरियल किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज हो रहा हो जो कि ऑलरेडी चल रहा है कंपनी का। तो नए प्रोजेक्ट के लिए आपको अगर वो कांस्टेंट यूज हो रहा है तो नए प्रोजेक्ट के लिए आपको परचेजेस करनी होगी या रिप्लेस करना होगा उस मटेरियल को। तो उस केस में आपको उस अगर कांस्टेंट यूज हो रहा है मटेरियल तो परचेज प्राइस या उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलेवेंट होगी एनपीवी कैलकुलेशन में। और अगर वो मटेरियल कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा तो फिर आपको देखना होगा कि जो मटेरियल मौजूद है वो कहीं कम तो नहीं है, डेट इज सफिशिएंट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो अगर डेट इज सफिशिएंट तो फिर आपको उसके लिए फिर कोई जो रेलेवेंट कॉस्ट हो सकती है वो इससे भी हो सकती है कि अगर वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है कि उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ जाता है आखिर में मटेरियल की, अगर कोई यूटिलिटी नहीं होती तो डिस्पोजल कॉस्ट उसकी रेलेवेंट हो जाएगी। और अगर वो और ख़रीदना पड़ जाता है, यानी अगर वो सफिशिएंट नहीं है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी रेलेवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें क्या होगी कि जो मटेरियल मौजूद है इसके साथ और कितना ख़रीदना होगा कि आप इस नए प्रोजेक्ट को रन कर सकें, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलेवेंट। तो ये डायग्राम जो आपको सामने अपने स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो ये आपके डिसीजन लेने के लिए मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड बनाई गई है और एक इट विल हेल्प यू आउट कि आप किस तरह डिसाइड कर पाएंगे कि मटेरियल की कॉस्ट को रेलेवेंट है प्रोजेक्ट के लिए या नहीं है, उसमें कौन सी आपको कॉस्ट इंक्लूड करनी होगी अपनी एनपीवी कैलकुलेशन में। आइदर परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल इज रेलेवेंट, आइदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलेवेंट फॉर एनपीवी कैलकुलेशन, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलेवेंट, या फिर उसकी डिस्पोजल कॉस्ट रेलेवेंट है आपके एनपीवी कैलकुलेशन में। इसके बाद एक लेबर है, जो कि लेबर कॉस्ट का डिसीजन एक काफ़ी टेक्निकल हो जाता है और उसको अंडरस्टैंड करना समझना एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ज़रूरी है। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। इज़ द लेबर इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर कोई प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं या इन्वेस्टर या कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत है। और लेबर की रेलेवेंट और कॉस्ट को देखने के लिए ये डायग्राम आपको हेल्प आउट करेगी। उसमें पहला क्वेश्चन आता है, इज द लेबर इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कंपनी के पास ऑलरेडी लेबर मौजूद है, एम्प्लॉयमेंट में है। अगर है तो उससे आगे क्वेश्चन अराइज होंगे। अगर नहीं है, आवरली रेट इज रेलेवेंट। अगर नहीं है एम्प्लॉयमेंट में तो आपको नया स्टाफ और नया लेबर अपॉइंट करना होगा और आवरली रेट उसे पे करने होंगे। तो उस सिनेरियो में एनपीवी कैलकुलेशन में आप आवरली रेट इज द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर एनपीवी कैलकुलेशन। और अगर लेबर एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, यानी ऑलरेडी अपॉइंटेड है और एम्प्लॉयमेंट में है, यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, यानी वो कंपनी के पेरोल पे है और कंपनी के पास वो परमानेंटली अवेलेबल है, तो उनको अगर अवेलेबल है तो उसमें फिर क्वेश्चन अराइज होगा, इज द लेबर फुली यूटिलाइज्ड। अगर लेबर जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में है और वो फुली यूटिलाइज्ड हो रहा है, तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि वो इस प्रोजेक्ट पे तो काम नहीं कर सकते जो कि आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कि वो फुली वो कहते हैं यूटिलाइज हो रहा है किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो नए प्रोजेक्ट के लिए वो काम नहीं कर सकते। तो उसमें एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि ओवर टाइम
पे करके उन एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर लिया जाए नए प्रोजेक्ट के लिए, तो हमारे एनपीवी कैलकुलेशन में रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी इस सिनेरियो में? ओवर टाइम। और इस अगर पीछे आ जाए, अगर ओवर टाइम पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेलेवेंट, यानी उसको आवरली रेट पे फिर अपॉइंट करना होगा और आवरली रेट पे उसको अपॉइंट करके फिर इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। और इसमें हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेट इज आवरली रेट। और अगर इज द लेबर फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा, अगर लेबर फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा तो आपके पास लेबर मौजूद है और वो यूज कर लेंगे आप अपने नए प्रोजेक्ट के काम के लिए। तो इस सिनेरियो में रेलेवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, लेबर रिलेटेड कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय आप किया, ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है लेबर और वही लेबर यूज हो जाएगा इस नए प्रोजेक्ट के लिए। तो एनपीवी कैलकुलेशन में लेबर से रिलेटेड कोई कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होगी। इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं कि अगर कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट या इंस्टॉल करने जा रही है या किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही है, तो उसमें अगर लेबर की ज़रूरत है तो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट डिटरमिन करते हुए सबसे पहले कंपनी को ये देखना होगा लेबर क्या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में मौजूद है कंपनी के पास। अगर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में मौजूद है तो कंपनी ऑलरेडी उनको पे कर रही है, ऑलरेडी पे कर रही है। और अगर वो तो उस सिनेरियो में हमें ये देखना होगा कि वो लेबर अवेलेबल है फॉर न्यू प्रोजेक्ट या नहीं। अगर वो न्यू प्रोजेक्ट अवेलेबल है और उसके पास इतना टाइम है कि वो नए प्रोजेक्ट पे भी काम कर सके, तो इसमें सिनेरियो में रेलेवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी लेबर रिलेटेड एनपीवी कैलकुलेशन में। और अगर वो फुली यूटिलाइज्ड है, यानी किसी और प्रोजेक्ट पे लेबर काम कर रहा है, तो उस सिनेरियो में आपको ये देखना होगा कि वो लेबर ओवर टाइम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ओवर टाइम कर सकता है तो ओवर टाइम पेमेंट आप करेंगे नए प्रोजेक्ट पे काम करवाने के लिए, और ओवर टाइम इज द रेलेवेंट कॉस्ट इन दिस सिनेरियो। अगर ओवर टाइम नहीं कर सकता तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर एनपीवी कैलकुलेशन। और अगर लेबर सिरे से मौजूद नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो आपको नया लेबर अपॉइंट करना होगा। तो उसके आवरली रेट या उसके जो सैलरी रेट जिस पे आप अपॉइंट करेंगे उसको, डेट विल बी रेलेवेंट इन एनपीवी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने मटेरियल का एक डायग्राम देख लिया कि मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट निकालने के लिए और लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट निकालने के लिए किस तरह आपने डिसीजन लेना है। और जो डायग्राम आपको शो की है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आपने डिसाइड करना है लेबर रिलेटेड कॉस्ट को डिटरमिन करते वक्त एनपीवी कैलकुलेशन में और मटेरियल कॉस्ट को डिटरमिन करते वक्त एनपीवी कैलकुलेशन में। इसके बाद हम इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है और इन्फ्लेशन को कैश फ्लो में जो एनपीवी की कैश फ्लो वर्किंग हम बना रहे हैं उसमें किस तरह इंक्लूड किया जाएगा। अभी कैश जो सिनेरियो में आपको कैश फ्लोज मिलेंगे वो या तो इन्फ्लेटेड होंगे या अनइन्फ्लेटेड होंगे। तो अनइन्फ्लेटेड कैश फ्लोज आर रियल कैश फ्लोज। जो अगर अनइन्फ्लेटेड कैश फ्लोज हैं तो उसको हम रियल कैश फ्लोज बोलते हैं, यानी आज के पैसे के मुताबिक जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो आज है वही रहेगी ओवर द होल प्रोजेक्ट, यानी उसमें चेंजेस नहीं आएगी। अगर आज एक चीज $1 की है और वो पूरे प्रोजेक्ट लाइफ में $1 ही की रहेगी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो रियल कैश फ्लो है, यानी इन्फ्लेशन को पार्ट नहीं बना रहे अपनी कैश फ्लो मूवमेंट का इन फ्यूचर। और इन्फ्लेटेड / मनी कैश फ्लोज आर नॉमिनल कैश फ्लोज। और अगर सिनेरियो में आपको इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज दिए हुए हैं या बताया गया कि मनी कैश फ्लोज हैं या फिर बताया गया ये नॉमिनल कैश फ्लोज हैं, इसका क्या मतलब है? ये सारे इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज हैं। तो इसमें आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है, यानी इन्फ्लेशन का एलिमेंट इन कैश फ्लोज में इंक्लूड कर दिया गया है।
तो सिनेरियो को समझते वक्त उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी होगी। नंबर 1, नॉमिनल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट नॉमिनल रेट्स एंड वाइस वर्सा। अगर नॉमिनल कैश फ्लोज क्वेश्चन में अवेलेबल है तो उसको आपको डिस्काउंट करना होगा एट नॉमिनल डिस्काउंट रेट। और अगर क्वेश्चन में रियल कैश फ्लोज अवेलेबल है तो उसको डिस्काउंट करना होगा रियल डिस्काउंट रेट पे। तो क्वेश्चन में या तो अगर ये सब कुछ गिवन हो कि नॉमिनल कैश फ्लोज है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट ये है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि नॉमिनल कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करते हैं नॉमिनल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं नॉमिनल डिस्काउंटेड रेट पे। और अगर रियल कैश फ्लोज और रियल डिस्काउंट रेट अवेलेबल है तो रियल कैश फ्लोज को आप डिस्काउंटेड कर देंगे रियल डिस्काउंट रेट पे। अगर ये चीज़ें नहीं गिवन, नॉमिनल डिस्काउंट रेट नहीं दिया गया और कैश फ्लोज दिए गए हैं नॉमिनल बेसिस पे, तो फिर आपको कन्वर्ट करना होगा, या तो कैश फ्लोज को आपको कन्वर्ट करना होगा रियल कैश फ्लोज में, या फिर डिस्काउंट रेट को आपको कन्वर्ट करना होगा रियल डिस्काउंट रेट पे। तो ये चीजों को आपको कंसीडर करना होगा। तो आप लोग को ये सामने नजर आ रहा है कि नॉमिनल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट नॉमिनल रेट्स एंड वाइस वर्सा। तो सिनेरियो को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन में या जो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो फेस हो रहा है उसमें कैश फ्लोज किस फॉर्म में दिए गए हैं, आइदर रियल कैश फ्लोज दिए गए हैं और डिस्काउंट रेट क्या है। अगर डिस्काउंट रेट रियल है तो रियल कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट कर सकते हैं, रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर सकते हैं रियल डिस्काउंट रेट पे। और अगर नॉमिनल कैश फ्लोज हैं तो उसको हमें डिस्काउंट करना होगा नॉमिनल डिस्काउंट रेट पे। तो ये चीज हमें खास इस पे कंसीडर करना होगा, इस पे फोकस रखना होगा। और अगर इफ multiple inflation rates for cost components are given, यानी कि आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स हैं या कुछ सेल्स दी गई हैं और उसके इन्फ्लेशन रेट्स अलग-अलग बताए गए हैं। यानी सेल्स के लिए इन्फ्लेशन रेट 5% है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए इन्फ्लेशन रेट 3% है और लेबर के लिए इन्फ्लेशन रेट है 10%। यानी मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स बताए गए हैं फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो उसमें देन ऑल वेरिएबल्स आर इन्फ्लेटेड विद द कॉरस्पॉन्डिंग इन्फ्लेशन रेट्स एंड द जर्नल इन्फ्लेशन रेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। यानी कि उसमें जो कैश फ्लोज दिए गए हैं दो चीजें हैं, कैश फ्लोज एंड सेकेंडली डिस्काउंट रेट। जब भी इन्फ्लेशन की बात आएगी तो दो चीजों आपको ज़हन में रखनी होगी, नंबर 1 कैश फ्लोज, नंबर 2 रेट। और दोनों को सेम पॉइंट पे होना चाहिए। अगर रियल कैश फ्लोज हैं तो रियल डिस्काउंट रेट होना चाहिए, अगर इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज हैं या नॉमिनल कैश फ्लोज हैं या इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी इन्फ्लेटेड डिस्काउंट रेट होना चाहिए। तो अगर ऐसे सिनेरियो के मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स हो फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स, तो हर कंपोनेंट के उसके इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक कैश फ्लोज को इन्फ्लेट कर लिया जाएगा। यानी रियल कैश फ्लोज हैं, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट दे दिए गए फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स, तो हर कंपोनेंट के रियल कैश फ्लोज को उसके इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक इन्फ्लेट करके नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट किया जाएगा। और सेकेंडली जो डिस्काउंट रेट है उसका क्या करेंगे, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इन इन्फ्लेटेड डिस्काउंट रेट। लेकिन अभी इतने ज्यादा इन्फ्लेशन रेट्स दे दिए गए हैं तो अभी आप डिस्काउंट रेट को किस रेट पे इन्फ्लेट करेंगे, उसके लिए आप जर्नल इन्फ्लेशन रेट यूज कर सकते हैं। या तो एवरेज निकाल लें जो इन्फ्लेशन रेट्स दी गए हैं, या अगर क्वेश्चन में सिनेरियो में आपको वो बता दिया गया है, जर्नल इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी बता दिया गया तो उस पर इन्फ्लेट कर लें। वरना अगर नहीं बताया गया तो जर्नल एक एवरेज ले लें तमाम इन्फ्लेशन रेट्स का, उससे उसको जर्नल एज्यूम करके आप उसको रियल डिस्काउंट रेट को इन्फ्लेट करके नॉमिनल डिस्काउंट रेट बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हम अपने आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं और इन्फ्लेशन से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अ टेक्निकल टॉपिक एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। तो इन्फ्लेशन से हम शुरू करेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इसको रिपीट करके आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि इन्फ्लेशन को किस तरह ट्रीट करना है इन एनपीवी कैलकुलेशन। तो आज के टॉपिक को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और एनपीवी ही की कैलकुलेशन से, एनपीवी मेथड के से हम स्टार्ट करेंगे और इसको उसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन को ही डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स कुछ करेंगे कि रियल कैश फ्लोज, रियल डिस्काउंट रेट को इन्फ्लेटेड डिस्काउंट रेट में किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा और इन्फ्लेटेड डिस्काउंट रेट को किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा रियल डिस्काउंट रेट में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर एंड अस्सलाम वालेकुम।